नमस्कार। आज की हमारी थर्मोडायनेमिक्स की क्लास में आज हम गिब्स मुक्त ऊर्जा के बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखिए, ऊष्मा भंडार के संपर्क में निकाय की साम्यावस्था, जब यांत्रिकी या रुद्धोष्म और तापीय साम्यावस्था दोनों की हम बात करते हैं, तो दोनों का जो कंबाइंड इफेक्ट होगा उस टोटल एनर्जी को हम गिब्स मुक्त ऊर्जा कहते हैं। तो देखिए डायग्राम से, यहाँ पर एक हीट रिजर्वायर है ए प्राइम, जिसका टेम्परेचर टी प्राइम है और प्रेशर पी प्राइम है, जो कि हमने क्या माना है कि कांस्टेंट रहता है, क्योंकि ऊष्मा भंडार का तापमान इतना अधिक होता है कि अगर हम उससे ऊष्मा का विनिमय करते हैं तो उसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। इसी तरह इससे एक सिस्टम अटैच है, सिस्टम ए। तो देखिए, निकाय ए प्राइम के साथ तापीय संपर्क में है, तो दोनों निकाय संयुक्त अवस्था में एक विलगित निकाय ए स्टार बनाते हैं। ठीक है, माना प्रारंभ में सिस्टम ए तथा ऊष्मा भंडार साम्यावस्था में नहीं है। जब हमने सिस्टम ए को हीट रिजर्वायर ए प्राइम के संपर्क में लाए हम, तब दोनों में तापीय साम्यावस्था नहीं थी। माना ऊष्मा भंडार ए प्राइम निकाय ए को क्यों ऊष्मा ट्रांसफर करता है। तो हीट रिजर्वायर का तापमान चूंकि टी प्राइम नियत रहता है, तो ए प्राइम की एंट्रोपी में परिवर्तन कितना होगा, डेल्टा एस प्राइम इक्वल्स टू माइनस क्यू अपॉन टी प्राइम। माइनस का साइन इसलिए आया है यहाँ पर क्योंकि हीट रिजर्वायर क्यू ऊष्मा सिस्टम को दे रहा है, और जब ऊष्मा रिलीज होती है किसी सिस्टम से तो हम उसका साइन नेगेटिव लेते हैं। अब माना संयुक्त निकाय ए स्टार में परिवर्तन से सिस्टम ए के वॉल्यूम में चेंज डेल्टा वी होता है, क्योंकि हम यहाँ पर यांत्रिक अन्योन्य क्रिया और तापीय अन्योन्य क्रिया दोनों की बात कर रहे हैं। तो तापीय अन्योन्य क्रिया के लिए तो ऊष्मा का विनिमय होगा, और यांत्रिक अन्योन्य क्रिया के लिए कार्य का विनिमय होगा, और कार्य विनिमय के लिए चेंज किस में आएगा, वॉल्यूम में या आयतन में। तो हमने माना है कि निकाय ए स्टार में किसी परिमित परिवर्तन के लिए सिस्टम ए के वॉल्यूम में चेंज डेल्टा वी हो रहा है। इसके लिए हम बाह्य प्राचल में परिवर्तन करते हैं, क्योंकि डेल्टा वी क्या है, वॉल्यूम जो है वो हम क्या मानते हैं, बाह्य प्राचल मानते हैं। तो यांत्रिक अन्योन्य क्रिया के लिए हमने माना है कि बाह्य प्राचल में परिवर्तन होता है। अतः रिजर्वायर के द्वारा सिस्टम पर किया गया वर्क कितना होगा, W इक्वल्स टू माइनस पी प्राइम डॉट डेल्टा वी। रिजर्वायर सिस्टम पर कितना वर्क करेगा, तो जब सिस्टम द्वारा वर्क किया जाता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है, लेकिन यहाँ पर नेगेटिव साइन क्यों है, क्योंकि W जो है वो सिस्टम का वर्क है, सिस्टम का वर्क है। तो ये क्या होगा, एक सिस्टम वर्क करता है और दूसरे सिस्टम को वर्क मिलता है, इसलिए दोनों के साइन जो है आपस में चेंज होते हैं, इसलिए W यहाँ पर नेगेटिव लिया है हमने। साम्यावस्था में T जो है T प्राइम के इक्विवेलेंट होगा और P P प्राइम के इक्विवेलेंट होगा। नेक्स्ट देखते हैं, यदि सिस्टम A की एनर्जी में चेंज डेल्टा U हो, हमने माना कि सिस्टम A को ऊष्मा भी मिल रही है और कार्य भी मिल रहा है, तो दोनों ऊर्जाएं उसको प्राप्त हो रही हैं, इसलिए उसकी एनर्जी में क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा, इंक्रीज होगी उसकी इंटरनल एनर्जी। तो टोटल इंटरनल एनर्जी कितनी होगी, Q प्लस W। ठीक है, Q इक्वल्स टू डेल्टा U माइनस W, एंड यहाँ पर हमने W की वैल्यू पुट कर दी, दिस इज माइनस P प्राइम डेल्टा V। सो Q की वैल्यू हो गई डेल्टा U प्लस P प्राइम डेल्टा V। अब सिंस डेल्टा एस स्टार एक योगात्मक या एडिटिव प्रॉपर्टी होती है, सो डेल्टा एस स्टार इक्वल्स टू डेल्टा एस प्लस डेल्टा एस प्राइम, सिस्टम ए की एंट्रोपी में चेंज प्लस हीट रिजर्वायर की एंट्रोपी में चेंज। सो हमने यहाँ पर डेल्टा एस प्राइम की वैल्यू रख दी, एंड देन वी पुट द वैल्यू ऑफ Q, दैट इज डेल्टा U प्लस P प्राइम डेल्टा V। सो वी गेट डेल्टा एस स्टार इक्वल्स टू T prime delta S minus delta U. This is delta U minus P prime delta V over T prime. Okay. Sorry. This is delta S star equals to delta कॉमन ले लिया हमने, बाहर ले लिया, क्योंकि देखिए इसका रीज़न T प्राइम S, इसमें T प्राइम जो है वो रिजर्वायर का टेम्परेचर है और उसको हमने यहाँ पर
कांस्टेंट लिया है, इसलिए डेल्टा से इसको कोई इफेक्ट नहीं होगा। इसी तरह से पी प्राइम भी हमने क्या लिया है, कांस्टेंट लिया है, ये भी रिजर्वायर का प्रेशर है। तो रिजर्वायर के टेम्परेचर और प्रेशर जो है वो कांस्टेंट रहते हैं, नियत रहते हैं, इसलिए डेल्टा को हम बाहर निकाल सकते हैं। सो हमने माइनस साइन कॉमन ले लिया और अब जो ब्रैकेट में क्वांटिटी बची है u प्लस पी प्राइम वी माइनस टी प्राइम एस, उसको हमने क्या मान लिया, g। सो वी एज्यूम g इक्वल्स टू u प्लस पी प्राइम वी माइनस टी प्राइम एस। सो हमारा डेल्टा एस स्टार रह गया माइनस डेल्टा जी ओवर टी प्राइम। तो डेल्टा एस स्टार और डेल्टा जी आपस में क्या है, अपोजिट इन साइन। इसका मतलब कि अगर साम्यावस्था पर हम जानते हैं कि एंट्रोपी अपने क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू की तरफ अप्रोच करती है, तो जो गिब्स एनर्जी होगी वो मिनिमम वैल्यू की तरफ अप्रोच करेगी, क्योंकि ये नेगेटिव है उसका। सो G जो है गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ सिस्टम A इन एन एनवायरनमेंट ऑफ कांस्टेंट टेम्परेचर T एंड कांस्टेंट प्रेशर P। क्योंकि संयुक्त निकाय में किसी परिमित चेंज के लिए डेल्टा एस स्टार इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 होता है। सो डेल्टा G वुड बी लेस देन और इक्वल्स टू 0, या तो ये नेगेटिव होगा या इक्विवेलेंट होगा 0 के। सो thus the equilibrium situation of the system A in thermal and mechanical contact with the reservoir at constant temperature and constant pressure is characterized by values of its parameters such that G equals to minimum। तो अब जो हम कह रहे हैं कि अगर कोई सिस्टम किसी कांस्टेंट टेम्परेचर और कांस्टेंट प्रेशर वाले रिजर्वायर के कांटेक्ट में है या उसके एनवायरनमेंट में थर्मल और मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में है, तो उसके जो पैरामीटर्स की वैल्यू होगी वो इस तरह से होगी कि जी ऑलवेज क्या होगा, मिनिमम होगा, और एंट्रोपी हमेशा मैक्सिमम इक्विलिब्रियम में मैक्सिमम होती है, और गिब्स एनर्जी, हेल्महोल्ट्ज एनर्जी एंड एंथैल्पी आर ऑलवेज अप्रोच टू मिनिमम। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक लेते हैं हमारा प्रावस्थाओं में संतुलन या इक्विलिब्रियम बिटवीन फेजेस। जैसा कि आप बहुत पहले से जानते हैं इस चीज़ को कि मैटर जो होता है, पदार्थ होता है, उसकी 3 जनरल फेजेस की हम बात करते हैं, ठोस, द्रव और गैस, सॉलिड, लिक्विड एंड वेपर। ताप व दाब में परिवर्तन, अभी 3 प्रावस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव व गैस। ताप व दाब में परिवर्तन करने पर प्रावस्था में परिवर्तन होता है। देखिए, ठोस जो है अगर उसको हम मेल्ट करते हैं, जिसे हम गलन कहते हैं, तो हमें द्रव मिलता है। ये पदार्थ की दूसरी प्रावस्था हो गई। इसी तरह से अगर हम लिक्विड को या द्रव को हीट देते हैं तो क्या होता है, उसके पार्टिकल्स, बॉन्डिंग टूट जाती है पार्टिकल्स की और उसका वेपराइजेशन हो जाता है और हमें गैशियस स्टेट मिलती है मैटर की। इसी तरह से अगर हम फ्रीज करते हैं किसी लिक्विड को तो क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट पर वो सॉलिड स्टेट एक्वायर करता है और हमें सॉलिड फेज मिलती है। इसी तरह से अगर सॉलिड को डायरेक्ट ही, कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं कि उनको इतनी हीट दी जाए कि सॉलिड से डायरेक्ट भी क्या होता है, बिना लिक्विड फेज में गए गैशियस स्टेट प्राप्त हो जाती है। दैट इज़ कॉल्ड सब्लिमेशन या ऊर्ध्वपातन कहलाता है। तो देखिए, हम इनके बारे में पढ़ते हैं। यह हमने माना है, जस्ट अ मिनट, ये देखिए यहाँ पर हीट रिजर्वायर ए प्राइम है जिसका ताप टी प्राइम और माध्य दाब पी प्राइम है। किसी मैटर की 2 प्रावस्थाएं इक्विलिब्रियम में हैं या हम इक्विलिब्रियम स्थापित करेंगे इनमें, ये 2 अलग अलग इनका टेम्परेचर या जिस भी वेरिएबल की हम बात कर रहे हैं तो ये डिफरेंट है। तो देखिए, इसकी प्रावस्था 2 है ऊपर और नीचे प्रावस्था 1 है। यहाँ प्रावस्था 2 के ऊपर, मतलब जहाँ सिस्टम है उसके ऊपर एक पिस्टन लगा हुआ है जिसके थ्रू वो हीट रिजर्वायर के कांटेक्ट में आ सकते हैं। तो देखिए, निकाय की प्रावस्था 1 व 2 साम्यावस्था में मान ली हमने, स्टार्टिंग में साम्यावस्था में है। माना यह निकाय एक निश्चित ताप टी प्राइम और दाब पी प्राइम पर एक ऊष्मा भंडार के संपर्क में है और साम्यावस्था में भी है। तो देखिए, जब साम्यावस्था स्थापित हो जाती है तो हमने कहा था कि जी जो होता है, गिब्स एनर्जी जो होती है वो मिनिमम होनी चाहिए। एंड व्हाट इज जी? जी इक्वल्स टू इंटरनल एनर्जी, यू ले लेते हैं, कभी हम इसे ई भी ले लेते हैं। सो ई माइनस टी प्राइम एस प्लस पी प्राइम वी शुड बी मिनिमम। ओके, संयुक्त निकाय में
अगर हम बात कर रहे हैं संयुक्त निकाय की, 1 और 2 जो फेजेस हैं सिस्टम की वो क्या है, इक्विलिब्रियम में है। तो संयुक्त निकाय जो इनका मिक्स जो सिस्टम बनेगा, कंबाइंड सिस्टम बनेगा, उसके लिए जी, टोटल जी कितनी होगी, G1 प्लस G2। जी, ई, एस और वी चारों ही क्या है, एडिटिव प्रॉपर्टीज़ हैं। अगर दो सिस्टम्स की एनर्जी टोटल हम कंबाइंड सिस्टम की ये निकालेंगे एनर्जीज़, तो वो क्या होंगी, दोनों सिस्टम की अलग अलग एनर्जीज़ का सम होंगी। सो ई जो इंटरनल एनर्जी होगी दैट इज़ E1 प्लस E2, S इक्वल्स टू S1 प्लस S2 एंड V इक्वल्स टू V1 प्लस V2। G इज गिब्स एनर्जी, E इज़ इंटरनल एनर्जी, S इज़ टोटल एंट्रोपी एंड V इज़ टोटल वॉल्यूम। माना हमने N1 N2 अणुओं की संख्या है फेज़ फर्स्ट और फेज़ सेकंड में। G1 G2 उनके गिब्स फंक्शंस हैं पर मॉलिक्यूल, G1 एंड G2 पर मॉलिक्यूल गिब्स फंक्शन है। तो जो कैपिटल G1 होगा दैट इज इक्वलेंट टू N1 G1 एंड G2 इक्वल्स टू N2 G2। सो G इक्वल्स टू G1 प्लस G2 इक्वल्स टू N1 G1 प्लस N2 G2 हो गया टोटल गिब्स फंक्शन, N1 G1 प्लस N2 G2। At equilibrium, G equivalent to G should be minimum। हमें पता है G क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। तो जो डेल्टा G होगा इसका डिफ्रेंशिएशन वो क्या हो जाएगा, 0। डेल्टा G क्या होगा, 0, क्योंकि मिनिमम है तो हम जानते हैं कि फर्स्ट डिफ्रेंशिएशन 0 होना चाहिए। तो G की वैल्यू रख दी मैंने N1 G1 प्लस N2 G2 इक्वल्स टू 0। अब G1 मैंने बाहर निकाल लिया क्योंकि हमने क्या माना है, G1 G2 कांस्टेंट है, टाइम के साथ वेरी नहीं कर रहा है इनकी वैल्यू। dN1 प्लस G2 dN2 इक्वल्स टू 0। द्रव के द्रव्यमान संरक्षण के लिए कि टोटल जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे वो क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे, क्योंकि हमने यहाँ देखिए डायग्राम में ये माना है कि फेज फर्स्ट और सेकंड के बीच में पार्टिकल्स का एक्सचेंज पॉसिबल है, बट आउटर कहीं भी, इसके अलावा कहीं भी पार्टिकल्स बाहर नहीं निकल रहे हैं, कहीं भी अदर एटमॉस्फेयर में, अदर सिस्टम में इनका एक्सचेंज नहीं हो रहा है। इसलिए क्या होगा कि N1 प्लस N2 इक्वल्स टू N, दैट विल बी डेफिनेटली कांस्टेंट। सो dN1 प्लस dN2 इक्वल्स टू 0 होगा क्योंकि N कांस्टेंट है। सो dN2 वी गेट माइनस dN1। तो हमने यहाँ वैल्यू पुट कर दी, तो यहाँ से मुझे मिल गया G1 इक्वल्स टू G2। मतलब कि अगर इक्विलिब्रियम स्थापित हो जाता है दो सिस्टम्स के बीच में, तो उनके जो गिब्स फंक्शन होते हैं पर मॉलिक्यूल, गिब्स फंक्शन पर मॉलिक्यूल या प्रति अणु गिब्स फलन, उनकी दोनों की वैल्यू आपस में इक्वल हो जाती है। ठीक है, तो ये हमने गिब्स फंक्शन के बारे में पढ़ा और साम्यावस्था के बारे में पढ़ा कि जब दो फेजेस के बीच में साम्यावस्था होती है तो क्या कंडीशन हम लगाएंगे। तो हमारी कंडीशन क्या रहेगी, G1 इक्वल्स टू G2। नेक्स्ट देखिए फेज इक्विलिब्रियम कर्व। यहाँ पर किसी सिस्टम की दो प्रावस्थाएं G1 और G2 के तापमान और टेम्परेचर और प्रेशर के बीच में हमने कर्व बनाया है। इसके डिफरेंट जो पोजीशंस हैं वहाँ पर हमने 4 पॉइंट्स लिए हैं A B C D। इन चारों पॉइंट्स को एक रेखा से हमने मिलाया है। इस रेखा के ऊपर हमने फेज फर्स्ट मानी है और इस रेखा के नीचे फेज सेकंड मानी है। तो देखिए, और इस रेखा पर, ये रेखा क्या डिनोट कर रही है हमें, ये है संतुलन वक्र। संतुलन वक्र है, यहाँ पर G1 इक्वल्स टू G2 होता है। मतलब कि क्या हो रहा है, G1 इक्वल्स टू G2 का मतलब क्या हुआ कि फेज फर्स्ट और फेज सेकंड आपस में इक्विलिब्रियम में है, संतुलन में है। तो देखिए, किसी पदार्थ के लिए ताप T व दाब P के मध्य आलेख खींचा जाए और गिब्स फलन प्रति अणु समान रहे तो यह कर्व क्या कहलाता है, फेज इक्विलिब्रियम कर्व। तो यहाँ पर ABCD क्या है, हमारा प्रावस्था संतुलन वक्र है। पहले क्षेत्र में फर्स्ट जो रीजन है ऊपर ABCD के ऊपर वाला जो पार्ट है, इसमें G1 लेस देन G2 है हमारा। और हम जानते हैं कि स्टेबिलिटी के लिए या स्थायित्व के लिए हमेशा गिब्स फलन मिनिमा की तरफ बढ़ता है। तो यहाँ पर G1 लेस देन है, इसका मतलब G1 मिनिमम है। तो जो पदार्थ होगा वो पहली प्रावस्था में स्टेबल रहेगा, संतुलन में होगी। दैट मीन पदार्थ जो है अपनी पहली प्रावस्था को ग्रहण करने की तरफ बढ़ेगा। तो कैपिटल G किसके इक्विवेलेंट हो जाएगी, N टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन बोथ द फेजेस।
है ना, कंबाइंडली n इक्वल्स टू n1 प्लस n2 है, दोनों फेजेस के कुल मॉलिक्यूल्स का नंबर मल्टीप्लाई बाय G1। यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात है कि फर्स्ट फेज का गिब्स फंक्शन हमें यहाँ लेना है। दूसरे क्षेत्र में नीचे वाला जो रीजन होगा उसमें G1 ग्रेटर देन G2 होगा, जो हमें शो कर रहा है कि G2 मिनिमम है। दैट मीन पदार्थ या मैटर अपनी सेकेंड फेज को अक्वायर करने की कोशिश करेगा, उसकी तरफ अप्रोच करेगा। तो जो टोटल गिब्स फंक्शन होगा दैट विल बी n इंटू G2, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मल्टीप्लाई बाय गिब्स फंक्शन ऑफ सेकेंड फेज। सो G इक्वल्स टू n G1 के केस में पदार्थ का संपूर्ण द्रव्यमान प्रावस्था 1 में रूपांतरित हो जाता है। इसी तरह से G इक्वल्स टू n G2 के केस में पदार्थ का संपूर्ण द्रव्यमान प्रावस्था 2 में रूपांतरित हो जाता है। अगर लिक्विड है फर्स्ट फेज तो फर्स्ट फेज लिक्विड बन जाएगा। तो सारा जब ये कर्व के ऊपर होगा, इसका टेम्परेचर और प्रेशर इतना हो कि ये कर्व के ऊपर वाले पार्ट में आ रहा है, तो सारा का सारा पदार्थ लिक्विड फॉर्म में होगा। और अगर कर्व के नीचे वाली फेज अगर आ रही है तो मान लीजिए वो क्या है, वेपर है, तो सारा का सारा पदार्थ क्या होगा, वेपराइज हो जाएगा, गैस स्टेट में चला जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हमारी इक्वेशन की हम बात करते हैं, दैट इज़ क्लैसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन। हाँ, ये सब मैथमेटिकल फॉर्मुलेशंस हैं, जिसे बेटर रहता है कि हम इसे एक पेन कागज़ की सहायता से इसको हम अपनी एक्सरसाइज करें। बट ठीक है, हम एक बार थ्रोली इसको देख लेते हैं। माना पोटेंशियल एनर्जी कर्व पर दो पॉइंट्स B व C हैं। यहाँ पर देखिए यही कर्व हमें लेना है, सॉरी दैट इज़ फेज इक्विलिब्रियम कर्व। यहाँ पर B और C दो पॉइंट्स हमने लिए हैं। संतुलन अवस्था में पॉइंट B पर दाब T व दाब P है। संतुलन अवस्था में पॉइंट B पर हमने ताप और दाब क्या माना है, T व P माना है। तो देखिए क्योंकि संतुलन अवस्था है तो यहाँ पर दोनों फेजेस के गिब्स फंक्शन इक्विवेलेंट होंगे। सो G1 TP इक्वल्स टू होगा G2 TP। पॉइंट C पर तापमान हमने माना है यहाँ पर T प्लस DT और प्रेशर P प्लस DP, सम स्मॉल अमाउंट वेरिएशन माना है। तो यहाँ पर क्या होगा, G1 T प्लस DT P प्लस DP इक्वलेंट टू होगा अगेन G2, लेकिन G1 और G2 इस पर फंक्शन किसके होंगे, T प्लस DT और P प्लस DP के। तो माना ताप व दाब परिवर्तन से गिब्स फलनों में परिवर्तन कितना आता है, DG1 एंड DG2। जब B से C पर सिस्टम गया उस टाइम गिब्स फंक्शन में कितना चेंज हो रहा है, DG1 एंड DG2 हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर ये जो मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन है ये मैं आपको PDF में सेंड करती हूँ। देन आप इसका फाइनल रिजल्ट हम देख लेते हैं। ये है dP ओवर dt इक्वल्स टू L ओवर T V2 माइनस V1। ये हमारी क्लैसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन है जो हमें क्या बता रही है, हमें जस्ट इसको समझना ज़रूरी है। dP ओवर dt दैट मीन चेंज इन प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, तापमान के साथ किसी सिस्टम के प्रेशर में किस तरह से चेंज हो रहा है, दैट इज इक्विवेलेंट टू L, कैपिटल L। कैपिटल L क्या है, लेटेंट हीट, क्या है, लेटेंट हीट ओवर T टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम अपॉन V2 माइनस V1। एंड V2 माइनस V1 क्या है, फेज सेकेंड का वॉल्यूम माइनस फेज फर्स्ट का वॉल्यूम। इस इक्वेशन से प्रावस्था परिवर्तन के लिए गलनांक एंड क्वथनांक पर दाब के प्रभाव का अध्ययन करते हैं। तो हम बेसिकली इस इक्वेशन को कहाँ यूज़ करते हैं, जहाँ हमें किसी सिस्टम के गलनांक और क्वथनांक पर दाब के प्रभाव को देखना होता है कि दाब बढ़ाने से उसका गलनांक बढ़ेगा, कम होगा, दाब कम करने से क्या इफेक्ट होगा, इसी तरह क्वथनांक में क्या परिवर्तन होगा। ये सब हम किसकी सहायता से देखेंगे, क्लैसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन की सहायता से। नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें क्वथनांक पर दाब का प्रभाव। अब हम एक बार स्टडी करते हैं कि गलनांक और क्वथनांक पर किस तरह से इफेक्ट करता है और इस इक्वेशन से हम कैसे समझ सकते हैं। तो देखिए टेम्परेचर T पर, मान लिया किसी टेम्परेचर T पर द्रव जो है गैस में परिवर्तित हो रहा है। द्रव मतलब फर्स्ट फेज क्या हो गई, लिक्विड, सेकंड फेज हो गई वेपर। अब हम अच्छे से जानते हैं कि लिक्विड का वॉल्यूम वेपर के वॉल्यूम की तुलना में कम होता है, राइट। तो आयतन में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। जब फेज चेंज हो रही है इसका मतलब वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। तो L T एंड V2 माइनस
V1, V2 माइनस V1, डेल्टा V क्या होगी, पॉजिटिव क्वांटिटीज़ हो गई, L भी पॉजिटिव है, T भी पॉजिटिव है और डेल्टा V भी पॉजिटिव है। तो dP ओवर dt इस इक्वेशन से dP अपॉन dt, ये जो इक्वेशन है यहाँ पर L पॉजिटिव है, T पॉजिटिव है और V2 माइनस V1 भी पॉजिटिव है। तो dP ओवर dt भी पॉजिटिव क्वांटिटी हो गई। इफ़ dP इक्वल्स टू पॉजिटिव, अब अगर हम माने कि हम प्रेशर बढ़ा रहे हैं, प्रेशर लगा रहे हैं सिस्टम के ऊपर, तो dP पॉजिटिव होगा। इससे हमें क्या मिलेगा, dt भी क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। इसका मतलब दाब वृद्धि करने पर उसके क्वथनांक में वृद्धि होती है और दाब कम करने पर अगर dP नेगेटिव होगा तो dt भी नेगेटिव होगा, क्योंकि ओवरऑल क्वांटिटी को हमें पॉजिटिव रखना है। इसके लिए दाब में कमी करने पर क्वथनांक में क्या होगी, कमी होगी। इसी तरह से गलनांक पर दाब का प्रभाव देखते हैं। पानी के अलावा यहाँ पर एक एक्सेप्शन है वाटर, क्योंकि इसका रीज़न ये है कि वाटर जब आइस में कन्वर्ट होता है तो उसका वॉल्यूम इंक्रीज़ होता है, जबकि अदर जो मैटर है उनका वॉल्यूम डिक्रीज़ होता है सेकेंड फेज़ में। ठोस से जब द्रव में जाते हैं, यहाँ पर हम गलनांक की बात कर रहे हैं, तो फर्स्ट फेज़ यहाँ पर सॉलिड लेंगे, सेकंड फेज़ लिक्विड लेंगे। तो बाकी मैटर्स में क्या होगा, सॉलिड टू लिक्विड जाने पर आयतन में वृद्धि होगी। लेकिन पानी के केस में क्या होता है, बर्फ़ का आयतन ज़्यादा होता है और लिक्विड का आयतन कम होता है, पानी का आयतन। तो जब बर्फ़ मेल्ट होती है तो उसका आयतन क्या होता है, कम होता है। तो यहाँ पर डेल्टा भी नेगेटिव होता है। बाकी जो सॉलिड्स हैं उनके केस में डेल्टा भी पॉजिटिव होता है। तो dP ओवर dt सेम पॉजिटिव रहेगा। तो जब हम प्रेशर में इंक्रीज़ करेंगे तो गलनांक में वृद्धि होगी और प्रेशर में कमी करने पर गलनांक कम होगा। लेकिन पानी के केस में इसका रेसिप्रोकल होगा कि बर्फ़ या ठोस जब अपनी ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में आएगा, आइस से जब वाटर में कन्वर्ट होगा तो उसके वॉल्यूम में कमी आएगी। इससे dP ओवर dt वाली जो क्वांटिटी है दैट विल बी नेगेटिव। तो दाब वृद्धि से गलनांक में कमी होगी और दाब में कमी करने से गलनांक में वृद्धि होगी। तो ये सब हमें समझना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू इसको देखेंगे। थैंक यू।